हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, बात करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज पर। आज की तारीख है 28 अप्रैल, दिन है मंगलवार का। बात करते हैं कोरोना अपडेट के बारे में। तो अब तक पूरी दुनिया में संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है 30 लाख के ऊपर। भारत में 28,380 मामले दर्ज हुए हैं। और इसी के साथ मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, जिसमें 3 मई के बाद की रणनीति पर फोकस किया गया है। आर्थिक गतिविधियों के साथ लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं कई सीएम। फैसला उन्होंने केंद्र पर छोड़ा है। रेड को ऑरेंज और फिर ग्रीन जोन में बदले राज्य। और यहाँ पर देखिए, अलग अलग जो प्रदेश हैं, उनके जो मुख्यमंत्री हैं, सबकी राय लगभग एक जैसी है कि अगर जहाँ पर हॉट स्पॉट है, यानी कि जहाँ पर संक्रमितों की संख्या अधिक है, वहाँ पर लॉकडाउन नहीं खुलना चाहिए। और जहाँ पर ग्रीन जोन है, यानी कि जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं, वहाँ पर कुछ राहत दी जा सकती है। हालांकि अगर बात करें तो लॉकडाउन 3.0 में अपेक्षाकृत राहत के बावजूद शैक्षणिक संस्थान, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक आयोजन और परिवहन 3 मई के बाद भी नहीं खुलेंगे। फैसला इस हफ्ते के अंत तक हो सकता है। ग्रीन जोन वाले जिलों में सीमित संख्या में निजी वाहन चलाने की अनुमति मिल सकती है। हालांकि ट्रेन और विमान सेवा के जल्द शुरू होने की उम्मीद यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों, जान है के साथ जहान भी पर भी जोर देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी के खिलाफ जंग में मुख्यमंत्रियों से चर्चा में सख्ती का संदेश देते हुए आर्थिक सेहत की चिंता भी जताई है। उन्होंने कहा कि हमें अर्थव्यवस्था को विशेष अहमियत देते हुए लड़ाई जारी रखनी होगी। पीएम ने चौथी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, पुडुचेरी और गोवा समेत तकरीबन 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पीएम से सहमति जताते हुए उन क्षेत्रों में लॉकडाउन बढ़ाने की वकालत की जहां पर मरीज ज़्यादा मिल रहे हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि पीएम बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा करेंगे और फिर 3 मई से पहले राष्ट्र के नाम संभावित संबोधन में इसका ऐलान किया जाएगा। हालांकि इसी के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ पर देखिए, ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उन्होंने एक सवाल किया है कि अगर दुकानें खुलेंगी तो लॉकडाउन कैसे लागू होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर दुकानें खोली जाती हैं तो दुकानों पर उनको कंट्रोल करने की और जो ग्राहकों की संख्या है उनको भी नियंत्रित करने की कोशिश होनी चाहिए। सबसे बेहतर विकल्प होगा होम डिलीवरी, कि आसपास के जो लोग हैं वो व्हाट्सअप वगैरह से, ये मेरी अपनी राय है कि व्हाट्सअप वगैरह से वो अपने दुकानदार को सामानों की सूची भेज दें और दुकानदार सावधानी के साथ एक बच्चे को पॉलिथीन में पैक करें और उनके घर के सामने रखकर पेमेंट ले लें। तो ये सबसे अच्छा तरीका होगा। ये हालांकि मेरी राय है, बाकी जो कुछ भी सरकारें करनी है वो तो करेंगी ही। अब इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली न्यूज़ पर। तो जो प्रयागराज के स्टूडेंट हैं उनके लिए राहत भरी खबर है। देखिए, पढ़ाई के लिए प्रयागराज आए छात्र छात्राओं को घर पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई है। रात में ही कई बसों से रवाना किए गए हैं बहुत सारे छात्र। 2 दिनों में 300 बसों से 10,000 विद्यार्थी घर भेजे जाएंगे। तो यहाँ पर ये एक बड़ा फैसला लिया गया है उनके लिए जो लोग प्रयागराज में रहकर स्टे करके पढ़ाई करते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो उनको उनके घर पर भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग जिलों से यहाँ तैयारी और पढ़ाई के लिए आए हजारों छात्र छात्राओं एवं प्रतियोगियों के लिए राहत की खबर है। सभी विद्यार्थियों को उनके घर पहुँचाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर सोमवार रात में छात्रों को लेकर बसों की रवानगी भी शुरू हो गई है। प्रशासन का आकलन है कि यहाँ लगभग 10,000 से अधिक युवा फंसे हैं। इन्हें 300 बसों की मदद से 2 दिनों में घर पहुँचाने के दावे किए जा रहे हैं, यानी कि इनको भी अब घर पहुँचा दिया जाएगा। और ये अच्छी बात होगी। यूपी में नहीं बढ़ेगी स्कूल फीस। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है और इसमें कहा गया है कि स्कूल शैक्षणिक सत्र 2019-20 के अनुसार ही फीस लेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव आराधना शुक्ल ने सोमवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। जिन विद्यालयों में बढ़ी हुई दर से शुल्क वसूली हुई है उन्हें आगामी माह में समायोजित करना होगा। तो प्रमुख सचिव ने कहा कि लॉकडाउन के बढ़ते कुछ अभिभावकों के रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसे देखते हुए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शुल्क वृद्धि न करने के निर्देश दिए हैं। तो ये सारी खबरें हैं आज के अखबारों में। खासतौर से ये जो एडिशन आप देख रहे हैं ये प्रयागराज का अमर उजाला अखबार है। प्रयागराज से जो छात्र छात्राएं अपने घर जाने के इच्छुक हैं उनके लिए कुछ दस्तावेज भी जरूरी हैं और उनके पास छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थान या कोचिंग से निर्गत फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लाना होगा। इसके अलावा विगत 2 वर्षों में किसी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने से संबंधित प्रवेश पत्र भी मान्य होगा। सभी विद्यार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। उन्हें मास्क लगाना भी अनिवार्य है। और यहाँ पर 3 स्थलों से बसों की रवानगी हुई है। इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ हेल्पलाइन भी जारी की गई है और इसमें
आप फ़ोन करके सारी जानकारी ले सकते हैं। बस संचालन या अन्य किसी बारे में जानकारी के लिए विद्यार्थी कंट्रोल रूम के फ़ोन नंबर 0532 26 41 577 और 0532 26 41 578 तथा मोबाइल नंबर 74 58 82 53 40 पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देश के 18 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में यूजी, पीजी सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले को होने वाली सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUCET के आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब इस परीक्षा के लिए आवेदन 23 मई तक आप कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर है। यहाँ पर पहले 25 अप्रैल को लास्ट डेट थी, जिसे बढ़ाकर अब 23 मई तक कर दिया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में राघवेंद्र प्रताप सिंह की इस फेसबुक पोस्ट पर भी नजर डाल लेते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि कोर्ट से 90-97 के पक्ष में आदेश आते ही शिवेंद्र प्रताप सिंह सूरज की टीम भर्ती कराने के लिए आगामी कार्यों पर लग जाएगी। टीम पर भरोसा बनाए रखिए। लेकिन यहाँ पर यह भी है कि ये कहा जा रहा है इस फेसबुक पोस्ट के मुताबिक कि अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 5 सितंबर तक आप सभी 69,000 लोग चयनित होकर अपने विद्यालयों के अपने विद्यार्थियों के साथ अपने विद्यालयों में होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सब कुछ निर्भर करता है कि वर्तमान में जो स्थितियाँ चल रही हैं, जो महामारी का संक्रमण है, ये कब शांत होता है। जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक इस भर्ती को आगे बढ़ाने की बात करना भी बेमानी लगता है मुझे। फिलहाल मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ कि ये भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो। लेकिन जब तक इस दुनिया में कोविड-19 नाम की चिड़िया मौजूद है तब तक ये कुछ भी अपने समय पर होने तो नहीं देगी। और इसी के साथ देखिए, सरकारी स्कूलों में व्हाट्सएप ग्रुप से पढ़ाई में कई दिक्कतें आ रही हैं। क्या दिक्कतें हो रही हैं? सुबह 8 से 2 बजे तक कक्षाएं हो रही हैं, लेकिन बच्चे स्मार्टफोन पर पढ़ाई के अलावा और कुछ करते मिल रहे हैं। यानी कि वो आप देख ही रहे हैं कि उनको मिलता है पढ़ाई करने के लिए मोबाइल फ़ोन, लेकिन वो कुछ और करते हैं। कई जगह शिक्षिकाओं को भी अश्लील मैसेज आने लगे हैं। अभिभावकों को डर है कि इंटरनेट पर बहुत कुछ मौजूद है। ऐसे में बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन आ गया तो वो उसे सही गलत कौन बताएगा। और दोस्तों ये सारी चिंताएं वाजिब भी हैं। और देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अलग अलग जितने भी इंस्टीट्यूट हैं अब सभी लोग ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप, अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहता है, तो आप उसके साथ रहें और आप उसकी हेल्प करें। आप खुद पढ़ें और उसको पढ़ाएं, क्योंकि लॉकडाउन है तो आप भी घर पर ही होंगे। आप अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। सिर्फ स्मार्टफोन देकर आप दूर ना हट जाएं कि भैया स्मार्टफोन दे दिया अब मेरी जिम्मेदारी खत्म। नहीं, ये भी वहाँ पे बैठिए, देखिए कि शिक्षक ने क्या पढ़ाया और बच्चे ने क्या पढ़ा, क्या कहा गया है, क्या करना है, होमवर्क वगैरह में उसकी मदद करिए। और इससे आपका बच्चा जो होगा वो ऑनलाइन पढ़ाई ठीक तरीके से कर पाएगा। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पर। फर्जी शिक्षकों पर SP दर्ज कराएं FIR, खबर निकल के आ रही है प्रयागराज से। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से फर्जी BEd की डिग्री के आधार पर शिक्षक बनने वालों के विरुद्ध अब FIR दर्ज कराने के लिए अनुरोध किया गया है। शासन के निर्देश पर प्रदेश भर में 4,570 शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश पहले ही दिया जा चुका है। अब विभिन्न थानों में मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होगी। परिषद के उप सचिव अनिल कुमार ने सभी SP को भेजे पत्र में कहा है कि संबंधित थाना क्षेत्रों में यदि BSA की ओर से FIR के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से BEd सत्र 2004-05 से फर्जी और टेम्पर्ड प्रमाण पत्रधारी अभ्यर्थियों की विवेचना इन दिनों हाई कोर्ट इलाहाबाद के निर्देश पर चल रही है। ठीक है, तो यह कार्य अपर पुलिस महानिदेशक विशेष अनुसंधान दल उत्तर प्रदेश के निर्देशन में हो रहा है। तो DLED में गरीबों को मिलेगा 10% का आरक्षण। जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में पढ़ाने के लिए अनिवार्य योग्यता डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि DLED 2020-21 सत्र के प्रवेश में EWS के अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण मिलेगा। केंद्र सरकार ने पिछले साल इसका प्रावधान किया था। केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत अन्य प्रवेश एवं भर्ती में इसका लाभ गरीबों को मिला था, लेकिन DLED 2019-20 में अवसर नहीं मिल पाया था। तो इस बार ये अवसर आपको मिलने वाला है। और विश्वविद्यालय ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से अपनी परीक्षाएं करवा सकते हैं। एक नई व्यवस्था जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि कोरोना संकट के बीच परीक्षा कराने और नए शैक्षणिक सत्र शुरू करने जैसी चुनौती से घिरे विश्वविद्यालयों को निकालने के लिए UGC ने गाइडलाइन जारी करेगा, लेकिन किसी पर कुछ भी थोपा नहीं जाएगा। सभी यूनिवर्सिटीज अपने संसाधनों और स्थानीय हालात को देखते हुए फैसला लेने को स्वतंत्र होंगी। इस दौरान जो विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा कराने में सक्षम है उन्हें भी अनुमति होगी। यानी कि इस बार का सत्र जो है उसमें काफ़ी लचीलापन आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये थी आज की सारी अपडेट। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।